अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक दूसरा टॉपिक, एक सब टॉपिक जिसको हम इनवर्स वेरिएशन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1C, जो कि आपकी बुक B2 की एक एक्सरसाइज है। और इसमें हम लोग बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस की कुछ कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 8 men can build a bridge in 12 days। अब देखो कहीं पर भी तुम्हारे पास अगर वर्क आवर और लेबर की बात आ जाए, मतलब कुछ लोग कितनी देर में काम कंप्लीट करेंगे, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्योंकि मुझे पता है जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतने कम लोग होंगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन को तुम लोगों ने कभी इस तरीके से भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक कॉमन सेंस का सवाल है, जिसको तुम लोग इजीली टैकल कर सकते हो। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज। आपने 6 लोगों के लिए कितना टाइम लगेगा उसी ब्रिज को बनाने का ये मालूम करना है। एंड स्टेट द असम्पशन मेड। और आपने ये भी मालूम करना है कि जनाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मुझे पता है कि जनाब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम टाइम लगेगा, सो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अब इन्होंने कोई इक्वेशन कनेक्टिंग हमसे नहीं पूछी हुई, तो इसको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जनाब कि हमने सिर्फ इसी मेथड से करना है, तो हम इसको रेशो मेथड से करते हैं। The relation between labor and time is always inversely proportional to each other. In this question, we are going to solve this according to ratio method. हम इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब we can say that men are inversely proportional to days. Mathematically we can write it as, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास इनिशियली 8 आदमी है, मतलब 8 लेबर है, और उसको 12 दिन चाहिए एक ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। इनिशियली हमसे यही कहा गया कि 8 men can build a bridge in 12 days। उसके बाद हमसे क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं 6 आदमी कर दूं, मतलब मैं 2 आदमी कम कर दूं, तो फिर कितना टाइम लगेगा उसी सेम ब्रिज को बनाने में। तो जनाब मुझे पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रेशो मेथड को यूज करते हुए हम लोग फेसिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते थे, या हम फेसिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, as they are inversely proportional to each other, so we must multiply the facing values as 8 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय x। 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 96, मतलब 96 इक्वल्स टू 6x। 6x में 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 6 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 96 अपॉन 6। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 16 के बराबर। इसका मतलब अगर आप 2 आदमी कम कर देते हैं तो वो 6 लोग उसी सेम ब्रिज को बनाने में 16 दिन लेंगे। तो जनाब दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वेश्चंस फॉर यू। ये काफ़ी इजी था, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इक्वल्स टू 40 when y इक्वल्स टू 5, फाइन। अब यहाँ तुम्हारे पास सिचुएशन क्या है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के। x की इनिशियल वैल्यू 40 है, y की इनिशियल वैल्यू 50 है। आपने क्या मालूम करना है, आपने x की वैल्यू मालूम करनी है जब y 25 के बराबर हो, आपने y की वैल्यू मालूम करनी है जब x 400 के बराबर हो। एंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हमने इस क्वेश्चन को इक्वेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मुझे पता चल गया जनाब, क्वेश्चन में भी क्लियरली मेंशन है कि जनाब मेरे पास x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। तो जनाब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y। इसको आप पढ़ ऐसे ही सकते हो कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है। अब मुझे उसके लिए सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल्स टू लगता है और एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। k जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k 1 k के बराबर हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू k अपॉन y आ गया। अब मैंने सबसे पहले इस k की वैल्यू मालूम करनी है। k की वैल्यू मालूम करने के लिए आपके पास x और y की जो इनिशियल वैल्यू मौजूद है, दैट इज 40 और y, 40 and 5, तो इसको आप x और y की जगह पुट करवा दीजिए। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। तो x की वैल्यू 40 के बराबर, y की वैल्यू 5 के बराबर। तो जनाब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू k के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 5, तो 45 is 200। इसका मतलब k की वैल्यू मेरे पास 200 के बराबर है। तो आपके पास इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y कैसे आ जाएगी, वो इस तरीके से आ जाएगी कि x इक्वल्स टू 200 अपॉन y। मतलब आपने k की जगह 200 वैल्यू
पुट कर दी। अब जब आपने इसका पार्ट 2 सॉल्व कर लिया तो पार्ट 1 और पार्ट 3 सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ऑल यू नीड के पहले आपने इसमें y की जगह 25 पुट करवाना है पार्ट 1 के अंदर। तो जनाब हमने इसके अंदर y की वैल्यू 25 पुट करवाई, तो x इक्वल्स टू 200/25 बराबर हो जाएगा 8 की। ठीक है जनाब, इसी तरीके से मैंने x की वैल्यू 400 पुट करवा कर y की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 200/y। क्योंकि मुझे y की वैल्यू मालूम करनी है तो मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो y इक्वल्स टू 200/x बन जाएगा मेरे पास। तो y इक्वल्स टू 200/x बन गया, x की वैल्यू मेरे पास 400 के बराबर है, तो 200/400 बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो जनाब इस तरीके से आप लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस तो सीख लिए कि किस तरीके से आपने इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y करना है, मतलब इक्वेशन मेथड से करना है और रेशो मेथड से करना है। ठीक है, अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 डेज। पता चल गया कि जनाब डेज और लेबर का कॉन्सेप्ट है, तो जनाब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स द बॉस ऑफ द कंपनी इज टोल्ड दैट ही नीड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 14 डेज। अब क्या हुआ, वही काम जो 16 डेज में होना था अब वो 14 डेज में हो गया। एज्यूमिंग दैट ऑल द वर्कर्स वर्क एट द सेम रेट, हर आदमी बराबर का काम करता है, एज्यूम कर लीजिए। हाउ मैनी मोर वर्कर डज ही नीड टू एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इसका मतलब जब दिन कम हो गए तो लाजमी तौर पर वर्कर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इस सवाल में हमने यही बताना है कि कितने वर्कर्स हमें और चाहिए होंगे। ठीक है, इसमें एक की पॉइंट है जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तो जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड डेज आर ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस अकॉर्डिंग टू रेशियो मेथड। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। वी कैन से दैट वर्कर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज, इनिशियली हमारे पास 35 वर्कर्स थे और उन 35 वर्कर्स ने 16 डेज में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, बॉस को पता चला कि जनाब वही काम जो पहले 16 डेज में करना था अब वो 14 डेज में करना है, तो अब नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होने चाहिए इसके लिए। और हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम फेसिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 35 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिचुएशन मेरे पास बन जाएगी कुछ ऐसी कि 35 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 14। जब आप इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो 35 इंटू 16 560 के बराबर हो जाएगा, एंड 14 इंटू एक्स 14x के बराबर हो जाएगा। आपको x की वैल्यू मालूम करनी है, 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 560/14 विल गिव यू 40। इसका मतलब 14 डेज में उसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 40 वर्कर की जरूरत है। लेकिन ये वो क्वांटिटी नहीं है जो सवाल में पूछी गई है। सवाल में क्या पूछा गया है, हाउ मैनी मोर वर्कर्स। मतलब अगर आपके पास पहले 35 वर्कर्स थे, अब आपको 40 वर्कर्स चाहिए, तो मोर वर्कर कितने चाहिए थे। तो ये जरा ध्यान में रखना कि अगर तुमने सवाल को यहाँ छोड़ दिया तो तुमने सवाल की फाइनल कंडीशन को मीट नहीं किया, यू विल लूज योर इंपॉर्टेंट मार्क्स। तो जनाब इट मीन्स द बॉस रिक्वायर्ड ऑल टुगेदर 40 वर्कर्स, और अब उसको 40 वर्कर की जरूरत है, पहले उसको 35 वर्कर की जरूरत थी। इसका मतलब क्या हुआ, द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड द नंबर ऑफ मोर वर्कर। मैथमेटिकली वी कैन कंक्लूड इट एज 40 माइनस 35 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब he requires 5 more workers to complete the specific project in 14 days। I believe कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वर्डिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हम समझते हैं कि हमने सवाल कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो सवाल कंप्लीट नहीं होता और हम इस वजह से सवाल की कंडीशन को मीट नहीं कर पाते। एक्यूरेसी और स्टार ये दोनों मार्क्स हमारे हाथ से चले जाते हैं, तो इस तरीके से हमें लॉस होता है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। It means boss required 5 more worker in order to complete the job on time, या in 14 days। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10. For each of the following, y is inversely proportional to x. Copy and complete the table. अब देखो हमारे पास एक टेबल मौजूद है जिसमें x की कुछ वैल्यूज मौजूद हैं, और y की कुछ वैल्यूज मौजूद हैं। ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते हैं। As per the question, we can write it mathematically as, question क्या कह रहा है, y is inversely proportional to x या y is directly proportional to 1/x। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इक्वल्स टू लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, तो y इक्वल्स टू k/x। अब सबसे पहले मुझे k की वैल्यू मालूम करनी है, और k की वैल्यू इस पूरी टेबल में आपको सिर्फ उसी वक्त मिल सकती है जिस जगह पर x और y दोनों की वैल्यूज आपके पास मौजूद हो। और मेरे पास एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर x और y दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं, दैट इज 3 और 4। तो मैं इस 3 और 4 को यूज
यूज करते हुए सबसे पहले k की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ। सिचुएशन क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू k अपॉन 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12, मतलब k की वैल्यू 12 के बराबर हो गई। तो मैं इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ कि जनाब इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है कि y इक्वल्स टू 12 अपॉन x। अब आपने क्या मालूम करना है, अब आपने x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज मालूम करनी है और y की वैल्यूज पुट कर x की अननोन वैल्यूज मालूम करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले y इक्वल्स टू 24 और मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं y की जगह 24 पुट करवाऊंगा, लेकिन इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा। अभी मेरे पास सिचुएशन क्या है, y इक्वल्स टू 12 अपॉन x। क्योंकि मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है तो मुझे x को आइसोलेट या x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, मतलब x y की जगह चला जाएगा और y x की जगह आ जाएगा, रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी आपको। तो सिचुएशन क्या बन गई, x इक्वल्स टू 12 अपॉन y, 12 अपॉन 24 क्योंकि y की वैल्यू 24 के बराबर है, 12 अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 बराबर होता है 0.5 के, तो आपके पास पहली वैल्यू आ गई 0.5 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने y की वैल्यू मालूम करनी है। जब x की वैल्यू 2 के बराबर है तो कुछ मत कीजिए, इसी इक्वेशन में आप x की जगह 2 पुट करवा दीजिए, 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसी तरीके से आपने y की वैल्यू मालूम करनी है। जब x इक्वल्स टू 2.5 है, कुछ मत कीजिए, x की जगह 2.5 पुट करवा दीजिए, तो 12 अपॉन 2.5 विल गिव यू द आंसर ऑफ 4.8। 4.8 मेरे पास आंसर आ गया। एंड फाइनली नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 1.5। आपके पास y की वैल्यू 1.5 के बराबर है, x की वैल्यू मालूम करनी है। रीअरेंजमेंट हम पहले ही कर चुके हैं क्योंकि इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू 12 अपॉन y। ठीक है, तो 12 अपॉन y का मतलब 12 अपॉन 1.5 और 12 अपॉन 1.5 बराबर हो जाएगा 8 के। इसका मतलब मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई x की 8 के बराबर। तो इस तरह का सवाल हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी किया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भी कर चुके हैं। तो इस तरह के सवालात में जब आपने टेबल की वैल्यूज पुट करनी है तो आपके लिए आसानी ये है कि आप इक्वेशन मेथड यूज कर लो। वैसे तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आसानी ये होगी कि आप इक्वेशन मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। द टाइम t hours needed to complete a job is inversely proportional to n where n is the number of men employed for the job। अब कोई लंबी रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम और लेबर का रिलेशनशिप है, इनवर्सली ही होगा। तो जनाब हम सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं क्योंकि हमें पार्ट 1 में मालूम करना है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग t and n। तो जनाब t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, इक्वल्स टू लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, तो t इक्वल्स टू k अपॉन n। मुझे सबसे पहले k की वैल्यू मालूम करनी है। इनिशियली t और n दोनों की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, t 8 आवर्स n 3 men। तो जनाब इक्वेशन क्या बन जाएगी, k इक्वल्स टू t मल्टीप्लाई बाय n। t की जगह आप 8 पुट करवा दीजिए, n की जगह 3 पुट करवा दीजिए, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 24, मतलब k की वैल्यू 24 के बराबर हो गई। सो इक्वेशन कनेक्टिंग t and n कैन बी रिटन एज t इक्वल्स टू 24 अपॉन n। ठीक है, अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स। आपने t मालूम करना है। जब आपके पास n की वैल्यू 6 के बराबर है तो जनाब आप n की जगह 6 पुट कर दीजिए, तो t इक्वल्स टू 24 अपॉन 6 विल गिव यू 4। इसका मतलब अगर आप लेबर की क्वांटिटी को 6 कर दोगे तो फिर वही काम जो पहले 8 घंटे में हो रहा था अब 4 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ t। अब आपके पास टाइम कितना है, 0.75 या 3/4 आवर्स टू गेट द वैल्यू ऑफ ns। अब आपने क्या करना है, आपने टाइम की जगह 0.75 या 3/4, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, आप दोनों वैल्यूज पुट करोगे आंसर सेम आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने नंबर ऑफ मैन मालूम करने, तो इक्वेशन क्या है, t इक्वल्स टू 24 अपॉन n। इसको रीअरेंज करूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, n इक्वल्स टू 24 अपॉन t। ठीक है, क्योंकि मुझे n की वैल्यू मालूम करनी है तो मुझे n को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। t की वैल्यू मेरे पास 0.75 के बराबर है, तो n इक्वल्स टू 24 अपॉन 0.75 विल गिव यू 32 में। इसका मतलब अगर आप टाइम को कम करके 3/4 या 0.75 आवर्स कर देते हो तो आपको वही काम कंप्लीट करवाने के लिए 32 मैन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 12 glass blowers can make 12 identical vases in 9 minutes. Assuming that all the glass blowers work at the same rate, how long will it take 8 glass blowers
to make 32 such vases. अब तक हम दो चीज़ों को पढ़ रहे थे कि दो चीज़ें एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेरे पास ग्लास ब्लोवर मतलब लेबर मौजूद है, आइडेंटिकल वासेस मतलब मेरे पास एक काम मौजूद है, और मिनट्स मतलब टाइम मौजूद है। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव थ्री डिफरेंट वैल्यूज टू इंटरलिंक विद। हमने इन तीन वैल्यूज को इंटरलिंक करना है। वी कैन राइट इट एज, देखो सिचुएशन क्या है, ग्लास ब्लोवर्स इनिशियली 12 है, वासेस 12 है और टाइम 9 मिनट है। मतलब 12 ग्लास ब्लोवर्स विल मेक या विल प्रोड्यूस 12 वासेस इन 9 मिनट्स। ठीक है। Although this question seems very complicated, but the method we will use helps you to solve it in most easiest way. अब हम जो मेथड यूज करेंगे वो कंपैरेटिवली इजी है। दिखने में सवाल बहुत मुश्किल है, लेकिन एक कॉमन सेंस की वजह से ये काम बहुत आसान हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई द वैल्यूज विच आर डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इन तीन वैल्यूज में आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी वैल्यूज एक दूसरे से डायरेक्टली हैं और कौन सी वैल्यूज एक दूसरे से इनवर्सली हैं। अब जितने ज्यादा ग्लास ब्लोवर्स होंगे, ठीक है, उतने ज्यादा वासेस प्रोड्यूस होंगे, उतना कम टाइम लगेगा। आपने क्या मालूम करना है, आपने टाइम मालूम करना है ना, तो आप टाइम को सबसे पहले डिस्कस करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द मोर ग्लास ब्लोवर्स will make more vases in less time. जितने ज्यादा ग्लास ब्लोवर्स होंगे उतने ज्यादा वासेस बनेंगे, उतने ही कम टाइम लगेगा। इट मींस ग्लास ब्लोवर्स एंड वासेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्लास ब्लोवर्स और वासेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, जबकि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यू नीड टू मल्टीप्लाई द इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यूज एंड डिवाइड इट बाय द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यूज, सो वी कैन मैथमेटिकली राइट इट एज, इसका मतलब ग्लास ब्लोवर टाइम, ग्लास, जितने ज्यादा ग्लास ब्लोवर्स होंगे उतने ज्यादा वासेस बनेंगे, उतना कम टाइम लगेगा। तो ग्लास ब्लोवर्स और वासेस ये दोनों तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, जबकि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब जरा देखो इसको लिखोगे कैसे। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास ब्लोवर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ग्लास ब्लोवर्स बढ़ेंगे, टाइम कम हो जाएगा, ग्लास ब्लोवर्स कम होंगे, टाइम बढ़ जाएगा। तो ये दोनों क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई। और ग्लास ब्लोवर और वासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने वासेस को डिवाइड करवा दिया। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, देखो, नाउ डू इट विद द फाइनल वैल्यूज 2s। फाइनल वैल्यूज क्या है मेरे पास, ग्लास ब्लोवर्स मेरे पास 8 है, वासेस मैंने 32 बनाने हैं, टाइम मुझे मालूम करना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप तो वही रहेगा कि ग्लास ब्लोवर और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि वासेस और ग्लास ब्लोवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही काम कीजिए, सिचुएशन क्या बन जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, अब आपने इन दोनों को कंपेयर करवा देना है। कंपेयर कैसे करवाओगे, देखो, सो compare the both relation as 12 multiply by 9 upon 12 equals to 8 multiply by x upon 32। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करोगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, x की वैल्यू मालूम करनी है, 8 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, 32 यहाँ x से डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 32 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड इट विल गिव यू द आंसर ऑफ 36 मिनट। इसका मतलब 8 ग्लास ब्लोवर्स को 32 वासेस बनाने में 36 मिनट्स लगेंगे। तो इस सवाल का की पॉइंट, पहले आपने तीनों इनिशियल वैल्यूज लिख ली, फिर मालूम कर लिया किसी एक वैल्यू को आपने की बना लिया। जैसे मैंने ग्लास ब्लोवर को यहाँ की बना लिया, और देखिए कौन सी वैल्यूज ग्लास ब्लोवर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आपने ग्लास ब्लोवर को देखा तो जितने ज्यादा ग्लास ब्लोवर्स होंगे उतने ज्यादा वासेस बनेंगे। तो ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये दोनों वैल्यूज तो हो गई मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम डिवाइड करते हैं रेशो मेथड में। फिर जितने ज्यादा ग्लास ब्लोवर्स होंगे उतना कम टाइम लगेगा, इसका मतलब ये दोनों हो गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपने ग्लास ब्लोवर्स को वासेस के साथ करवाना है डिवाइड और टाइम के साथ करवाना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यूज को डिवाइड मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यूज को डिवाइड करवाते हैं आपस में, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं जब हम रेशो मेथड यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने बेसिकली यही काम करना है। आपने एक की पॉइंट पकड़ लिया, दैट इज ग्लास ब्लोवर। जितने ज्यादा ग्लास ब्लोवर होंगे उतने ज्यादा वासेस होंगे, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 12 अपॉन 12 तो हो गया डिवाइड। ठीक है, जितने ज्यादा ग्लास ब्लोवर होंगे उतना कम टाइम लगेगा, ये दोनों होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपने इन दोनों को तो करवा दिया मल्टीप्लाई, मतलब 12 को 9 से या ग्लास ब्लोवर को टाइम से और वासेस की वैल्यू से करवा दिया डिवाइड। सो ये क्वेश्चन समझने का है, ये की पॉइंट समझने का। अगर आप ये की पॉइंट समझ गए तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यही काम फिर आपने फाइनल वैल्यूज के लिए भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब ऐसे एक और क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 15, टैप ए टेक्स 6 मिनट टू फिल अप अ टैंक एंड टैप बी takes 9 minutes to fill up the same tank. Pipe C can empty the tank in 15 minutes. How long will it take to fill up the tank if the pipe is in use when both taps are turned on? अब रिलेशनशिप क्या है, आपके पास एक जो है वो एक टैंक मौजूद है और उस टैंक को अगर मैं टैप ए से फिल करता हूँ तो टैप ए 6 मिनट लेता है उसको फिलअप करने में, उसी टैंक को फिल करने में टैप बी 9 मिनट्स लेता है, और पाइप सी जो कि उस टैंक के साथ कनेक्टेड है वो उस पूरे के पूरे टैंक को एम्प्टी करने में 15 मिनट लेता है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि अगर टैप ए को भी आप ऑन कर दो, टैप बी को भी आप ऑन कर दो और पाइप सी को भी आप ऑन कर दो तो कितना टाइम लगेगा उस पूरे के पूरे टैंक को फिलअप करने में। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो डिफरेंट कंडीशंस मौजूद हैं। एक तो टाइम टू फिलअप मतलब टैप ए और टैप बी का टाइम जो कि उस टैंक को फिल कर रहा है, और टाइम टू एम्प्टी द टैंक पाइप सी का टाइम कि वो कितनी देर में उस पूरे के पूरे टैंक को एम्प्टी कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई कॉमन रेशो नहीं है, टैप ए 6 मिनट में, टैप बी 9 मिनट में, पाइप सी 15 मिनट में, तो मुझे सबसे पहले कॉमन रेशो मालूम करना है। कॉमन रेशो मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन तीनों की वैल्यूज़ 1 मिनट के अंदर मालूम कर दूंगा कि जनाब ये तीनों टैप ए, टैप बी और पाइप सी 1 मिनट में कितना कितना काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे ज़रा देखो। एज टैप ए टेक्स 6 मिनट्स टू फिल अप द टैंक, टैप ए 6 मिनट ले रहा है टैंक को फिल करने में, तो हमें ये मालूम करना है कि वो 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इन 6 मिनट्स टैप ए कैन फिल 1 टैंक। ठीक है, 6 मिनट में वो पूरे एक टैंक को फिल कर रहा है, मुझे 1 मिनट का टाइम मालूम करना है, तो मुझे इस 6 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने 6 को 1 में कन्वर्ट करना है तो यू नीड टू divide this 6 by another 6. 6 divided by 6 equals to 1. 2 divided by 2 equals to 1. तो अगर आपने 6 मिनट्स को 1 में कन्वर्ट करना है तो आपको इस 6 को 6 से ही डिवाइड करवाना पड़ेगा, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ आपको 6 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, लाइक दिस। सो इन 6/6 मिनट्स टैप ए कैन फिल 1/6 ऑफ द टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन 1 मिनट टैप ए कैन फिल 1/6 ऑफ द टाइम, मतलब टैप ए 1 मिनट में 1/6 ऑफ द टैंक को फिल कर देता है। ठीक है, सिमिलरली टैप बी के लिए काम करते हैं। टैप बी क्या कर रहा है, इन 9 मिनट्स टैप बी कैन फिल 1 टैंक, 9 मिनट में टैप बी उसी टैंक को फिल कर रहा है, मुझे 1 मिनट में कितना काम कर रहा है वो मालूम करना है। तो मुझे 9 मिनट्स को अगर 1 में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 9 से डिवाइड करवाना पड़ेगा और इक्वेशन के दोनों तरफ करवाना पड़ेगा, लाइक दिस। इन 9/9 मिनट टैप बी कैन फिल 1/9 ऑफ द टाइम। इसका मतलब इन 1 मिनट टैप बी कैन फिल 1/9 ऑफ द टैंक। ठीक है, अब सीन क्या है, टैप ए और टैप बी पानी लेकर आ रहे हैं टैंक के अंदर, तो इसका मतलब 1 मिनट के अंदर ये दोनों कितना टैंक को फिलअप कर रहे हैं, 1/6 टैप ए ले रहा है, 1/9 टैप बी फिल कर रहा है। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इन 1 मिनट द बोथ टैप कैन फिल अप 5/18। ठीक है, 5/18 ऑफ द टैंक 1 मिनट में फिल हो रहा है। ठीक है, आपने टैप ए और टैप बी 1 मिनट में कितना कितना टैंक फिल कर रहे हैं उन दोनों को आपने ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 मिनट्स। हमें इसका काम भी 1 मिनट का मालूम करना है, क्यों, क्योंकि हमें कॉमन रेशो मालूम करना है। तो हमने टैप ए और टैप बी का अगर 1 मिनट का रेशो मालूम कर लिया तो हमें पाइप सी का भी 1 मिनट का रेशो मालूम करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, इन 15 मिनट्स पाइप सी विल टेक टू एम्प्टी द टैंक। 15 मिनट ले रहा है पाइप सी टैंक को एम्प्टी करने के लिए, मुझे 1 मिनट में वो कितना टैंक को एम्प्टी कर रहा है ये मालूम करना है। तो इसके लिए मुझे इक्वेशन के दोनों तरफ 15 से डिवाइड करवा दूंगा। सो इन 15/15 मिनट्स पाइप सी विल टेक टू एम्प्टी 1/15 ऑफ द टैंक, या इन अदर वर्ड्स इन 1 मिनट पाइप सी विल टेक टू एम्प्टी 1/15 ऑफ द टैंक। इसका मतलब 1 मिनट में पाइप सी 1/15 ऑफ द टैंक को खाली कर रहा है, जबकि 1 मिनट में टैप ए और टैप बी 5/18 उस टैंक को फिल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मतलब क्या है, टू फिल मींस एडिशन ऑफ लिक्विड। टैप ए और टैप बी लिक्विड को ऐड कर रहे हैं टैप के अंदर, और पाइप सी लिक्विड को बाहर निकाल रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टैप ए और टैप बी की जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू के अंदर से हमें टैप सी की वैल्यू को माइनस करवा देना चाहिए, लाइक दिस। तो टैप ए और टैप बी की वैल्यू कितनी थी, 5/18। इसका मतलब 5/18 टैंक फिल हो रहा है, और 1/15 जो कि पाइप सी का काम था
इतना पानी 1 मिनट में सिस्टम से बाहर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5/18 माइनस 1/5, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 1 मिनट में जब टैप ए और टैप बी दोनों ऑन है और पाइप सी भी ऑन है, 19/9 ऑफ द टैंक फिल हो रहा है, 19/9 ऑफ द टैंक फिल हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स इन 1 मिनट 19/90 ऑफ द टैंक विल बी फिल। मतलब आपके पास 1 मिनट में 19/90 ऑफ द टैंक फिल हो रहा है, पूरा टैंक 1 मिनट में फिल नहीं हो। अब हमें इस पूरे टैंक की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर वन टैंक। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 19/90 ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 1 मिनट। आपने अभी खुद सॉल्व किया, तो आपने इस 19/90 को 1 में कन्वर्ट करना है कि 1 ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मैनी मिनट्स। तो सबसे पहले मुझे इस 90 को डिनोमिनेटर से खत्म करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन के दोनों तरफ 90 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा लाइक दिस। तो क्या होगा, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो 19/90 मल्टीप्लाई बाय 90 ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 1 मल्टीप्लाई बाय 90 मिनट्स, क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ आपने 90 से मल्टीप्लाई करवाया। इसका मतलब 19 टैंक्स, ये वाला 90 और ये वाला 90, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो 19 टैंक्स विल बी फिल्ड इन 90 मिनट्स। लेकिन मुझे सिर्फ एक टैंक का टाइम चाहिए, तो अगर मुझे 19 को 1 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन के दोनों तरफ 19 से डिवाइड करवाना पड़ेगा एज पर द रेशो, यूनिटरी रेशो मेथड। तो मुझे 19 को भी 19 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, 90 को भी 19 से डिवाइड करवाना पड़ेगा लाइक दिस। सो 19/19 टैंक्स विल बी फिल्ड इन 90/90 मिनट्स। इसका मतलब एक टैंक फिल होने में कितना टाइम ले रहा है, 90/19 मिनट्स। सो दिस इज योर आंसर कि जनाब अगर टैप ए भी ऑन है, टैप बी भी ऑन है, ये दोनों टैंक में पानी भर रहे हैं, पाइप सी भी ऑन है, ये पाइप सी पानी बाहर निकाल रहा है टैंक के अंदर से, तो जनाब इस कंडीशन में इस एक पूरे टैंक को फिल होने में 90/19 मिनट्स लगेंगे। आई बिलीव कि यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Time taken by tap A and B to fill the tank is 90/19 minutes even when the pipe C is open. अब आप चाहो तो इसका जो है वो होल फ्रैक्शन निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी रहने तो बोथ करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा लास्ट क्वेश्चन को देखो। अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू ले अ रोड 3000 मीटर लॉन्ग इन 30 days. 50 men are employed and they work for 8 hours per day after 20 working days. अब ये इनिशियल वैल्यूज हो गई कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन के अंदर 50 लोगों के साथ जो हर रोज 8 घंटे काम करेंगे 3000 मीटर्स का एक रोड बिछाना था। 20 दिन बाद उसको रियलाइज हुआ कि सिर्फ 1200 मीटर का रोड ही बना है। ठीक है, इसका मतलब अब अगले 10 दिन में उसको 1800 मीटर्स का रोड बनाना है, क्योंकि 1200 तो पहले ही बन चुका है, बाकी कितना बचा 1800। और कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी अगर हर वर्कर डेली 10 आवर्स काम करे। तो सवाल स्टार्ट करते हैं। इन द अबव क्वेश्चन वी नीड टू कंपेयर 4 वैल्यूज विद ईच अदर। इस सवाल में हमने 4 वैल्यूज को कंपेयर करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन मालूम करना। ठीक है, हम 3 वैल्यूज को तो सॉल्व कर चुके हैं, तो अब 4 वैल्यूज भी देख लेते हैं। कंडीशन क्या है, इनिशियली अ कॉन्ट्रैक्टर हैज द फॉलोइंग वैल्यूज। एक कॉन्ट्रैक्टर के पास फॉलोइंग वैल्यूज है, उसने 3000 मीटर्स का रोड बिछाना है 30 दिन के अंदर 50 वर्कर्स के साथ, और हर वर्कर रोजाना 8 घंटे काम करेगा। ठीक है, बट आफ्टर 20 days 20 दिन गुजर गए, he came to know that he has the following values। अब उसके पास 20 दिन के बाद ये वैल्यूज है कि अभी तक सिर्फ 1200 मीटर का रोड ही बिछा है, 20 दिन कंज्यूम हो चुके हैं, 30 में से 20 दिन कंज्यूम हो चुके हैं, और 3000 में से 1200 मीटर का रोड ही बिछा है। वर्कर्स अभी भी उसके पास 50 हैं जो डेली 8 आवर्स काम कर रहे हैं। अब क्या करना है, नाउ ही नीड्स टू कंप्लीट द रिमेनिंग 1800। रिमेनिंग 1800 क्यों, 3000 में से 1200 बिक चुका है, 1800 बाकी है। इन अवेलेबल 10 डेज, 30 डेज में से 20 डेज कंज्यूम हो चुके हैं, 10 दिन उसके पास बाकी बचे हैं। ठीक है, विद मोर वर्कर्स वर्किंग फॉर मोर आवर एज। अब उसको कितने क्या क्या सिचुएशन चाहिए जरा देखो। अब उसको 1800 मीटर का रोड बचाना है, बाकी के 10 दिन के अंदर वर्कर्स उसको बढ़ाने पड़ेंगे, और ये हमने मालूम करना है, और हर वर्कर ने अब 8 के बजाय 10 घंटे काम करना है। ठीक है, तो ये सिचुएशन अब हमारे पास आ चुकी है कि उसने 30 दिन में जो काम निपटाना था, उसकी सिचुएशन ये है कि शुरू के 20 दिन में 50 वर्कर्स जो रोजाना 8 घंटे काम करते हैं, उन्होंने सिर्फ 1200 मीटर का रोड बिछाया। ठीक है, अब बाकी के 10 दिन में रिमेनिंग 1800 मीटर रोड को जो उसने बनाना है, उसके लिए उसको कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी, अगर हर वर्कर 10 आवर्स डेली काम करेगा।
ठीक है। उसके लिए नाउ वी नो दैट मोर वर्कर कैन बिल्ड मोर रोड। अब वही बात कि हम एक की वैल्यू को उठाएंगे और उस की वैल्यू से बाकी वैल्यूज को आपस में इंटर रिलेट करेंगे। देखो जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतना ज़्यादा रोड बनेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वर्कर और रोड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना कम टाइम लगेगा और उतने कम दिन लगेंगे, इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और हमें ये बात पता है कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ को डिवाइड करवाते हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इसका मतलब 50 वर्कर डिवाइड बाई 1200, मतलब आप 50 को 1200 से डिवाइड करवाओगे, लेकिन 20 और 8, क्योंकि ये 20 और 8 वर्कर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनसे मल्टीप्लाई करवाओगे लाइक दिस। तो जनाब सिचुएशन क्या बन गई, 50 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 20 डेज मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स, क्योंकि ये तीनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिवाइडेड बाय 1200, क्योंकि रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वर्कर्स, इक्वल्स टू फाइनल सिचुएशन क्या है जनाब, नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज x मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स दैट इज 10 डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग रोड दैट इज 1800 मीटर्स। ठीक है, आपने दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करवा दिया। जब आपने कंपेयर करवाया तो आपने x की वैल्यू मालूम करनी थी, आपने सिंप्लीफाई किया, सिचुएशन मालूम करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ गई 120। इसका मतलब उसको अब 50 के बजाय 120 वर्कर्स की जरूरत, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, सवाल है हाउ मैनी मोर मैन। हाउ मैनी मोर मैन का मतलब है अगर पहले 50 की जरूरत थी, अब 120 की जरूरत है, तो मोर वर्कर्स कितने रिक्वायर्ड हुए, 70 मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है जनाब, ऑल टुगेदर उसको 120 की जरूरत थी, 50 उसके पास पहले से मौजूद थे, 70 की उसको और जरूरत पड़ी। क्यों, क्योंकि जब मैंने 120 से 50 को माइनस करवाया तो वैल्यू कितनी आई, 70। ठीक है, तो जनाब समझने की बात क्या है, अगर आपके पास दो से ज्यादा रिलेशनशिप है तो एक की वैल्यू उठाइए, आमतौर पर वो वाली की वैल्यू उठाइए जिसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। जैसे मैंने यहाँ वर्कर्स को उठा लिया, वर्कर्स और रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डिवाइड हो जाएंगे। वर्कर और डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वर्कर और आवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहली कंडीशन मीट कर गई। दूसरी कंडीशन, नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स, नंबर ऑफ वर्कर और रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x अपॉन 1800। नंबर ऑफ वर्कर और डेज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x मल्टीप्लाई बाय 10। नंबर ऑफ वर्कर्स और आवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस तरीके से आपने किसी भी एक की पॉइंट को, और ये की पॉइंट कौन सा होगा, ये की पॉइंट वो होगा आमतौर पर जिसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है, उसके बाद उसको एक एक वैल्यू से कंपेयर करते चले जाओ। जो वैल्यू उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो उससे उस वैल्यू को, की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो, और जो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उससे उस वैल्यू को डिवाइड करवा दो। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है जनाब, सो दिस इज एक्सरसाइज 1C। ठीक है, फाइनली थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आंसर जरूर दिया जाएगा। खासकर इस एक्सरसाइज के एडवांस लेवल क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए। कभी कभार ये पेपर 2 के अंदर जो है ये 12 नंबर तक के सवाल का 4 से 6 नंबर का पार्ट बनकर आता है, तो काफ़ी हैवी प्रोपोर्शन है। तो आई बिलीव कि आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। घर में क्वारंटाइन पीरियड है, कुछ अच्छा सीख लीजिए, काम आएगा आगे। तो अगर कोई सवाल जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अस्सलाम।